So today we will discuss about some examples of law of conservation of mass, यानी कि कुछ ऐसी रिएक्शंस हम यहाँ दिख रहे हैं जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अगर मैं बताऊं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सीधी सी एक स्टेटमेंट हमें देता है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स लिखे हैं और प्रोडक्ट बन रहे हैं किसी रिएक्शन में, तो मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एवरी रिएक्शन फॉलोड दिस लॉ। हर कोई रिएक्शन इस यूनिवर्स में कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है और यही चीज़ हमें टेस्ट करनी है। यही चीज़ हमसे एग्जामिनेशन में टेस्ट करने के लिए पूछी जाती है कि चेक वेदर द गिवन रिएक्शन फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नॉट। तो उसके लिए आपसे हमने एक छोटी सी चीज़ कही कि आपके रिएक्टेंट ए बी सी डी, हमने यहाँ कंसीडर किया कि ए बी सी डी हमारे पास चार डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बन रहे हैं पी क्यू आर एस। अब कभी भी ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा हमेशा कंपलसरी नहीं है कि जितने रिएक्टेंट हों उतने ही आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। आपके रिएक्टेंट कम हो सकते हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा बन सकते हैं। आपके रिएक्टेंट ज़्यादा हो सकते हैं और प्रोडक्ट कम बन सकते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि दोनों का अमाउंट, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, यानी दोनों के नंबर इक्वल होने चाहिए। तो सीधी सी आपको क्या चेक करना है कि आप टोटल मास चेक करेंगे, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट चेक करेंगे। आप क्या चेक करेंगे? टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब चाहे आपके रिएक्टेंट्स 1 2 3 4 कितने भी हों। सिमिलरली आप इधर भी क्या चेक करेंगे? टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स चेक करेंगे, चाहे प्रोडक्ट आपके कितने भी बन रहे हो। यहाँ पर प्रोडक्ट भी टोटल 4 बने हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपसे ये कहता है कि जो आपका मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स है, ऑलवेज बी इक्वल टू दी मास ऑफ प्रोडक्ट्स। अब ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको कैसे पहचानेंगे? आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं कि मास ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू दी मास ऑफ द राइट हैंड साइड ऑफ द केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन। आप हमेशा लेफ़्ट वाली साइड देखें और राइट वाली साइड देखें, दोनों को आप ऐड करें, मतलब सेपरेटली आप उनको ऐड करें, उनके टोटल मास को ऐड करें। तब आप देखेंगे कि अगर वो इक्वल आता है तो वो केमिकल रिएक्शन जो होगी कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, अदरवाइज़ नहीं कर रही है। अब मान लीजिए मैंने एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल लिया कि मेरे पास था कार्बन, कार्बन को मैंने ऑक्सीजन में जलाया, बर्न किया, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब मुझे क्योंकि पता है कि कार्बन का जो मास है वो 12 ग्राम है, 12 एटॉमिक मास यूनिट है, AMU हम इसको लिखते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है सिंगल एटम का, लेकिन ये कैसा है? डबल एटम है, तो 16 इंटू हो जाएगा 2। अगर मैं इधर की तरफ आता हूँ तो अगेन फिर से कार्बन का हो गया 12, देन प्लस ऑक्सीजन का है 2 इंटू 16। आप इसे ऐड करिए तो 12 प्लस 16 टू हो गया 32, और यहाँ पर भी 12 प्लस ये हो गया 32। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो कितना आता है बताइए? ये भी कितना आ गया? 44, और ये भी कितना आ गया? 44। तो आपने क्या पाया? हमने ये पाया कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है, यानी कि जो लेफ़्ट वाली साइड है, उसका मास राइट वाली साइड के मास के इक्वल आया। मीन्स मास ऑफ द रिएक्टेंट मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल आया। अब यहाँ पे ये मैटर नहीं कर रहा कि आपके रिएक्टेंट के नंबर कितने हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या आपके प्रोडक्ट के नंबर कितने हैं, वो 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं या 4 हैं। इज़ इट क्लियर? इतनी बात सबको क्लियर हुई? पहले ये बताइए। चलिए अगेन हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया कि Na सोडियम एलिमेंट प्लस यहाँ मैंने लिया ऑक्सीजन। सोडियम को मैंने ऑक्सीजन में बर्न कर दिया, जला दिया, तो बच्चों ये बनाएगा Na2O टाइप का एक कंपाउंड।
ये सब हम आपको बताएंगे कि केमिकल फॉर्मूलाज कैसे बनते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन कैसे फॉलो होती है। ये आपका चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप चलेंगी चीज़ें। अभी फिलहाल आप लोगों को केवल कंजर्वेशन ऑफ मास को समझना है, तो मैं आपको एक स्केलेटल रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ पहले से ही, क्योंकि मुझे वो रिएक्शंस आती हैं, लेकिन आप लोगों को ये रिएक्शंस स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी बनाना सिखाऊंगा और उसकी रिएक्शन को फॉलो करना भी सिखाऊंगा। तो अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ बच्चों, तो एटॉमिक मास, पहली चीज़ तो ये है कि आपको क्या करना है, रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। आपके पास एक कंडीशन है मस्ट बी बैलेंस्ड, कि आप हमेशा रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस्ड करेंगे। तो बैलेंस करने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ ईच एटम और एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी इक्वल। आपके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं या नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, लेफ़्ट वाली साइड भी और राइट वाली साइड भी हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आप बताइए, क्या इस रिएक्शन में सोडियम और ऑक्सीजन के एटम या एलिमेंट आपस में इक्वल हैं? क्या लेफ़्ट वाली साइड जितने सोडियम है, राइट वाली साइड भी उतने सोडियम हैं? क्या लेफ़्ट वाली साइड जितने ऑक्सीजन है, राइट वाली साइड भी उतने ऑक्सीजन हैं? आंसर दीजिए। नहीं है। अब बैलेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए बताइए, सोडियम कितने होने चाहिए लेफ़्ट वाली साइड पे, राइट वाली साइड में कितने सोडियम है, 2। तो हम क्या करेंगे, सोडियम के आगे 2 लगा देंगे, सोडियम तो हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन लेफ़्ट वाली साइड में ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं, और राइट वाली साइड में कितने हैं, तो 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे कंपाउंड के आगे 2 लगा देंगे। अब ये चीज़ आप देखिए कि जब आपने 2 लगाया तो सोडियम के नंबर फिर से उल्टर हो गए। अब सोडियम कितने हो गए राइट वाली साइड, सोडियम टोटल कितने हो गए, अब नहीं, 2 तो बच्चों पहले से ही थे, है ना, 4 हो गए, क्योंकि 2 से और मल्टीप्लाई हो गई। मीन्स ये हुआ कि अब आपको लेफ़्ट वाली साइड पे 2 की जगह क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। तो जो स्टेटमेंट मैंने आपको दी कि रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, पहली चीज़ तो आपको ये फॉलो करनी है हमेशा। कोई भी केमिकल रिएक्शन आपके सामने है तो आप ये ढूंढेंगे कि वेदर द रिएक्शन इज़ बैलेंस्ड और नॉट। अगर वो बैलेंस्ड है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो आप उसको बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने के लिए रूल क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ईच एटम और एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द रिएक्शन मस्ट बी इक्वल। जितने एलिमेंट या एटम लेफ़्ट वाली साइड हैं हर कंपाउंड में, उतने ही कहाँ होने चाहिए, राइट वाली साइड भी होने चाहिए। तो अब जो मैंने रिएक्शन लास्ट में लिखी 4Na + O2 गिव्स 2Na2O, इसका मतलब ये हो गई बैलेंस। अब जब ये बैलेंस हो गई तो हम इस रिएक्शन को फॉलो करेंगे। मैं अगेन वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सोडियम को मैंने बर्न किया किस में, ऑक्सीजन में, और क्या बन गया, सोडियम का ऑक्साइड बन गया। यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, तो मुझे सोडियम लगाने पड़े 4, क्योंकि सोडियम इधर हो गए थे 4। अब आपको क्या करना है, हमें कंजर्वेशन ऑफ मास देखना है कि ये रिएक्शन इसको फॉलो करती है या नहीं। तो बच्चों आप लोगों को मास याद रखने पड़ेंगे, वो मैं आप लोगों को एक लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें नंबर ऑफ मतलब हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर मास लिखा होगा 30th एलिमेंट तक, वो आप लोग याद करेंगे। तो सोडियम का जो मास होता है वो मुझे याद है, वो होता है 23। मुझे याद है सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। कितने टोटल एलिमेंट हैं, 4। तो मैंने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करनी है। अगेन बताइए ऑक्सीजन का कितना होता है, सिंगल ऑक्सीजन एटम का 16, वेरी गुड। और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे बच्चों, 2 से। अब 2 से क्यों किया, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया ये बताइए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर टोटल 2 ऑक्सीजन है, यानी 2 एटम है। यहाँ पे आ जाते हैं अब हम, सोडियम का कितना है एटॉमिक मास, मैंने अभी बताया 23। कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 23 में, 2 से, वेरी गुड। अब यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगा लेता हूँ, क्यों लगा लेता हूँ, क्योंकि ये वाला जो 2 है बच्चों वो सोडियम के लिए भी काम कर रहा है और ऑक्सीजन के लिए भी काम कर रहा है, ठीक है। तो हम 2 लगा देते हैं ब्रैकेट के बाहर। अब अगेन प्लस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे प्लस, क्योंकि आपको पूरे कंपाउंड का एटॉमिक मास चाहिए। तो सोडियम के एटॉमिक मास में आप ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ गया 92। 23 4 जा कितना होता है 92, 16 2 जा कितना होता है 32। यहाँ पर आ जाते हैं वापस से 2 × 23 2 जा हो गया 46 + 16, काउंट कीजिए कितना हो गया
काउंट कीजिए जल्दी से। और ये वाला आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 12। यहाँ पे आते हैं राइट वाली साइड में, तो ये कितना बैठ रहा है बच्चों? 2 इंटू 62 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 124। अब ये देखिए कि लेफ्ट वाली साइड और राइट वाली साइड का जो एटॉमिक मास आया है कैसा आया? इक्वल आया। मीन्स क्या हुआ कि इसका मतलब है कि ये रिएक्शन कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। क्लियर हो गई इतनी बात आप लोगों को? किसी का कोई डाउट तो बताइए। आपको हमेशा क्या करना है, चलिए मैं एक और रिएक्शन लेता हूँ, फिर से हमें इस पूरे रूल की, पूरे लॉ की एक बार और प्रैक्टिस करते हैं। जिनका भी कोई छोटा मोटा डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अगेन मैं एक रिएक्शन ले लेता हूँ। मान लीजिए सपोज़ कि मैंने लिया Ca और इसको मैंने डाल दिया किस में डाल दिया, चलो मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, CaO और CO2, और इसको मैंने आपस में रिएक्शन करा दिया और ये बन गया CaCO3। रिएक्शन क्लियर हो रही है? ये मैंने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, ये मैंने लिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ये मैंने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट। मीन्स ये हुआ कि जब ये कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म किया गया, इसको हीट किया गया, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। अब वापस से आ जाते हैं एटॉमिक मास पर। अब क्योंकि ये एक कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है, तो इसके अंदर दोनों का एटॉमिक मास आएगा। तो बताइए कैल्शियम का एटॉमिक मास मेरे पास होता है 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास इज 40, प्लस कितना करूँगा 16। क्यों करूँगा? क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ है। अगले वाले पे आ जाते हैं। कार्बन का कितना यूज़ करूँगा बच्चों? 12। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का बताइए अब डायरेक्टली कितना लिखूँ? 32। वेरी गुड, 32 हमने लिख दिया डायरेक्टली। अगेन कैल्शियम का यहाँ पर कितना है? 40, प्लस कार्बन का हो गया 12, प्लस ऑक्सीजन का बताइए कितना यूज़ करें? 16 इंटू 3 कितना यूज़ करेंगे हम? 48। इस बार मैंने क्या किया? डायरेक्टली यूज़ किया, मैं स्टेप यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का होता है 16, मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने से? 3 से, कितना बन गया? 48 बन गया। काउंट कीजिए जल्दी से, ये हो गया 56। अगेन नेक्स्ट वाला कितना आ रहा है? 44। यहाँ पे कितना आने वाला है बताइए? 100 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, लेफ्ट वाली साइड काउंट कीजिए 100, राइट वाला भी क्या आ गया? 100। मीन्स कि ये रिएक्शन भी क्या करती है? फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ मास। बताइए सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया, नहीं हुआ? किसी का कोई डाउट? अगर अब आपसे स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में पूछी जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आप क्या देंगे? आप बताएंगे कि इट स्टेट्स दैट द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। सो द नेक्स्ट डाउट इज डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। आप लोगों के मन में ये क्वेश्चंस हैं कि भाई ये एटम को क्या है और मॉलिक्यूल क्या है, हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो आप एक चीज़ का ध्यान दें, पीरियोडिक टेबल की हमने क्विज़ खेली थी, एक ऑनलाइन गेम खेला था जिसमें सिंबल्स का यूज़ करके हमने उनके नाम को आइडेंटिफाई किया था, या फिर नाम का यूज़ करके हमने सिंबल को आइडेंटिफाई किया था। तो जो एटम होता है बच्चों, वो सिंबल है, सिंपल सा एक क्या है? सिंबल ऑफ द एलिमेंट। और सिंबल जो होते हैं वो अकेले होते हैं। सिंबल कैसा होता है? अकेला होता है, सिंगल होता है, सिंगल। जबकि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, टू और मोर एटम्स। अब आप एक चीज़ समझें, मैंने कहा आपसे कि मैंने लिखा सोडियम, ये अकेला है कि दुकेला है? नहीं, सिंबल जो है बच्चों, सोडियम का सिंबल जो है Na होता है, तो क्या ये अकेला है या दुकेला है? अकेला है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में सोडियम को Na की हेल्प से रिप्रेजेंट किया गया है। ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, सिंबल है, जिसको हम यूज़ करते हैं Na। और एक मैंने लिखा Cl, ये किसका सिंबल है बताइए?
Cl किसका सिंबल है? क्लोरीन का। क्लियर हो गई बात? दोनों क्या हैं? दोनों हैं एटम्स। दोनों अकेले हैं क्योंकि दोनों अभी अकेले हैं, दोनों हैं एटम्स, या फिर इनको हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं। रिएक्शन के केस में हम इनको एलिमेंट बोल देंगे। अब जब मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूँ तो बताइए क्या बनेगा? NaCl बनेगा। अब ये जो NaCl है, अब ये क्या हो गया? दुकेला कि अकेला? दुकेला इन द सेंस कि इसके अंदर दो एटम या दो एलिमेंट है, और जब दो या दो से ज़्यादा एटम या एलिमेंट कंबाइन हो जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। अब जब ये मॉलिक्यूल है तो आप ये बताइए, एक मॉलिक्यूल है या दो मॉलिक्यूल है? ध्यान से सुनो, यहाँ पर ये है एटम या एलिमेंट। क्लियर? ये दोनों अकेले अकेले हैं। क्यों अकेले हैं? क्योंकि इनके आगे कोई नंबर ही नहीं लिखा। इनके आगे कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या लिखा होगा? 1 लिखा होगा। मैथ्स में आप पढ़ते हो ना कि x + y = z, तो x की मल्टीप्लाई में क्या है? 1, y की मल्टीप्लाई में क्या है? 1, z की मल्टीप्लाई में क्या है? 1। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी बच्चों वही काम होता है, पूरी साइंस में वही काम होता है। अगर किसी के आगे कोई नंबर नहीं लिखा मीन्स कि वहाँ पे नंबर 1 लिखा है। तो क्या NaCl के आगे 1 नंबर है? NaCl के आगे कोई नंबर है? इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा होगा? 1। अब जब यहाँ 1 लिखा है तो मॉलिक्यूल कितने हुए बच्चों? 1 ही तो हुए। मॉलिक्यूल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। आपने दो या दो से ज़्यादा एटम्स को कंबाइन कर लिया, आपका एक मॉलिक्यूल बन गया, तब आप उसको मॉलिक्यूल की केस में 1 बताएंगे, एटम के केस में 2 बताएंगे। मॉलिक्यूल 2 तब होंगे जब सोडियम के आगे 2 लिखा होगा, यानी NaCl के आगे 2 लिखा होगा। मॉलिक्यूल 3 तब होंगे जब NaCl के आगे 3 लिखा होगा। चलो मैं इसको एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। मैंने लिखा Na और प्लस मैंने लिख दिया है Cl2। अब ये जो रिएक्शन बनेगी वो बच्चों बनेगी NaCl की। ये मैं आपको बनानी सिखाऊंगा आगे नेक्स्ट क्लासेस में कि रिएक्शन कैसे बनती है। अब आप पहले इसको बैलेंस कीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि फर्स्ट स्टेप हमारा हमेशा ये होना चाहिए कि एक रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी। तो बताइए कैसे बैलेंस करूँ? क्लोरीन इधर कितना है और इधर कितने हैं? तो 2 कब होंगे? इंटू 2 हो गया। अब जब इंटू 2 हो गए तो सोडियम कितने हो गए? अब यहाँ पर कितने हैं? तो क्या करूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये देखो कि सोडियम के कितने एटम हैं यहाँ पे? सोडियम के एटम कितने हैं? 2 हैं। क्लोरीन के एटम कितने हैं? और NaCl के एटम कितने हैं? NaCl के एटम, NaCl के एटम नहीं है, NaCl के एटम है 0। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? देखो बच्चों, दो बातें हैं, बोलने में एक जैसी लगती हैं लेकिन मतलब अलग अलग है। मैंने कहा आपसे NaCl के एटम, एटम ऑफ NaCl कहा मैंने आपसे, लेकिन NaCl के तो एटम ही नहीं है, NaCl तो एक मॉलिक्यूल है। कंबाइनली NaCl तो एक मॉलिक्यूल है ना, तो इसलिए NaCl के एटम 0 रहे। लेकिन अगर मैं आ जाता हूँ मॉलिक्यूल के केस में, क्या लिखूँगा मैं? मॉलिक्यूल। तो सोडियम का ये एटम है कि मॉलिक्यूल, ये बताइए? एटम, यानी कि मॉलिक्यूल 0 हो गया। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है कि एटम? ये बच्चों मॉलिक्यूल है। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें 2 एटम आ रहे हैं, और अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब 2 एटम एटलीस्ट आ जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बन जाता है। क्लियर हो रही है बात? मैंने कहा कि मोर देन 2 या फिर 2 एटम्स अगर एक साथ जुड़े होंगे और नंबर लिखा होगा नीचे, तो वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। और मॉलिक्यूल कितना होगा? एक मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि हम नंबर देखते हैं आगे वाला। मॉलिक्यूल के केस में हम कहाँ देखेंगे नंबर? आगे वाला। और एटम के केस में हम आगे वाला नंबर भी देखते हैं और नीचे वाला नंबर भी देखते हैं। क्लियर हो रही है बात? अब NaCl पे आ जाओ। NaCl के कितने मॉलिक्यूल बने बताओ? NaCl पूरा का पूरा क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने। ये आ गए 2। दोबारा से एक और एग्जांपल लेकर के समझाता हूँ। देखो, मान लो कि 3 वाला ले लेते हैं। मान लो सपोज कि मैंने लिया एल्यूमिनियम और एक मैंने ले लिया N2, और ये जब बनाता है फॉर्मूला तो ये बनता है बच्चों ALN। पहले आप इसको समझें, सिंपल सा ये। अब बैलेंस करूँगा अगर मैं, तो नाइट्रोजन कितने हैं? 2, और यहाँ नाइट्रोजन 2 करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा।
जब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो एल्यूमिनियम भी 2 लगाने पड़ेंगे। अब आप पहले ये बताइए कि एटम्स कितने कितने होंगे। मैंने कहा एल्यूमिनियम के एटम कितने हैं? एल्यूमिनियम का एटम बच्चों, एटम 2 हैं। आगे देखो ना आप नंबर कैसे लिखे हैं। तो ये एटम हो गए 2। नाइट्रोजन के कितने एटम हैं? नहीं बच्चों, एटम, ये तो मॉलिक्यूल बन रहा है। एटम अभी भी इसमें 2 हैं क्योंकि 2 एटम से मिलके बना है। इधर आ जाओ, कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? ALN के बताना है। ALN के कितने एटम हैं? 0, क्योंकि ALN एक मॉलिक्यूल है। अगले आ जाते हैं, अब मॉलिक्यूल लिखते हैं। मॉलिक्यूल तो बताइए, एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूल है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो मॉलिक्यूल 0। क्या नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है? कितने मॉलिक्यूल है? 1। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। आगे आ जाओ, ALN के कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने। वेरी गुड। अब पहले अब देखो, अभी भी तुम्हारे मन में सबके डाउट चल रहे हैं कि कौन सा एटम है या कौन सा मॉलिक्यूल है। दोबारा समझते हैं। अब आप ध्यान से सुनना कि अगर मैंने सिंबल लिखा खाली ए, या चलिए सपोज ऐसे लिखा N, खाली लिखा N, और एक बार मैंने लिखा N2, एक बार मैंने लिखा O, एक बार मैंने लिखा O2, और एक बार लिखा O3, एक बार मैंने लिखा बच्चों H, एक बार मैंने लिखा H2, एक बार मैंने लिखा Cl, और एक बार मैंने लिखा Cl2। इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है ये बताइए आप। क्या डिफरेंस आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ये हमारे हो गए सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। और दूसरे वाले हमारे हो गए मॉलिक्यूल्स। अब ये आप मुझे बताओ, आपने इनको मॉलिक्यूल क्यों कहा? ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स एट लीस्ट कितने आ गए? 2 आ गए। और जब 2 एटम कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? इतना डाउट सबका क्लियर है? देखो अब ध्यान से, ये नाइट्रोजन है अकेला, तो इसलिए ये क्या है? ये है एलिमेंट या फिर एटम। हम इसको क्या बोलेंगे? हाँ बस 2 मिनट आप रुकिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एटम या एलिमेंट। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन, तो ये भी क्या होगा? एटम या एलिमेंट। अगर मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन, तो ये भी क्या होगा? एटम या एलिमेंट। Cl, तो ये भी क्या होगा? एटम या एलिमेंट। अब आप इनमें देखो, डिफरेंस ये था बच्चों कि नीचे की तरफ एक नंबर आ गया पर्टिकुलर, सबके नीचे क्या आ गया? 2, या फिर क्या आ गया? 3। ऐसे ही किसी भी एटम के नीचे, किसी भी सिंबल के नीचे अगर 4 लिखा है तो वो भी क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब एटम और मॉलिक्यूल का डिफरेंस क्लियर हो गया? क्लियर हो गया डाउट सबका एटम एंड मॉलिक्यूल का? एटम वो होंगे जो अकेले हमेशा, और मॉलिक्यूल हमेशा वो होगा जिसके नीचे कोई ना कोई एक नंबर लिखा हुआ है। अब जैसे मान लो सपोज एक एग्जांपल मैंने लिखा H2O, तब आप इसे क्या बताएंगे? एटम बताएंगे कि मॉलिक्यूल? क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम्स हैं। इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, इसलिए ये एक मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गई बात? हाँ, हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन 1 है, तो इसमें टोटल एटम हो गए 3। जब टोटल एटम 3 है तो इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल है। चलिए, आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के डाउट्स को डिस्कस करेंगे और आगे का टॉपिक देखेंगे। बताइए बताइए बताइए। नहीं बच्चों, एटम जो होते हैं ना, वो एलिमेंट की सबसे लीस्ट स्टेट होती है। नेचर से जो हमें मिलते हैं वो एलिमेंट मिलते हैं। नेचर से जो डिस्कवरी हुई है, जो रिसर्च हुई है, जो हमने ऑब्टेन किया है, वो एलिमेंट्स हैं। लेकिन एलिमेंट्स जिन चीज़ों से मिलकर के बने हैं वो हैं एटम्स। और एटम्स होते हैं नॉन डिविजिबल पार्ट, नॉन डिविजिबल पार्ट। अब लेकिन बस मैंने आप लोगों के डाउट्स को दूर करने के लिए एलिमेंट और एटम्स को एक साथ कंसिडर कर लिया। अदरवाइज होते ही ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि एटम्स ही मिलने के बाद क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स बनाते हैं। बताइए, और किसी का कोई डाउट? मॉलिक्यूल्स को क्या कर सकते हैं? हाँ, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एटम्स को नहीं कर सकते, एलिमेंट्स को नहीं कर सकते। ठीक है ना? मॉलिक्यूल्स को आप डिवाइड कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स को आप ब्रेक कर सकते हो, लेकिन एटम्स और एलिमेंट्स को हम ब्रेक नहीं कर सकते।
यानी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, डिविजिबल होते हैं। चलिए ये डाउट्स आपके यहीं रोकते हैं अभी हम, कल की क्लास में फिर हम नेक्स्ट डाउट्स देखेंगे और आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके ओके बच्चों।